जब मैं सूरत आया था तो मेरे पापा ने कह के भेजा था मेरे को, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भले ही तेरे शहर का मोची बनना, तेरे जैसा मोची दूसरा नहीं होना चाहिए शहर के अंदर। एक अच्छी सी कंपनी के अंदर नौकरी कर लीजिए, शादी कीजिए, बच्चे हो गए, आपकी जिंदगी पूरी हो गई। ये मानसिकता चेंज करनी है। पहले भी ये बोला है, आपका कस्टमर भगवान है, उसकी आप सुनिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। रेट, रेंज और रेस्पेक्ट, ये तीन चीज आपके बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। पहला ट्रस्ट खुद के ऊपर, आपको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं। दूसरा ट्रस्ट है आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके पीछे है, जो स्रोत है आपके पीछे, उसके ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है। तीसरा ट्रस्ट है ऊपर वाले के ऊपर, उसके ऊपर आपको विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, डगमगाहट जिंदगी भर बनी रहेगी। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 25,000 रुपए में आप घर से बिजनेस कर सकते हो। अपने कस्टमर को, कस्टमर हर चीज आपको संकेत देता है, आपको बताता है। भाभी जी की कितनी साड़ियां हैं आप बता दीजिए परसेंटेज। परसेंटेज में तो ज्यादा ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल तो क्यों ना जिस चीज की ज्यादा डिमांड है हम उसी पे दिमाग लगाएं। तो हम फ्रेंचाइजी बेचने नहीं जाते हैं, हमारे पास फ्रेंचाइजी बिकती है सर, और वो इसीलिए बिकती है, वो एक ट्रस्ट है उनको। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद के मौर्य। दोस्तों, भाग दौड़ वाली इस जिंदगी में हर कोई चाहता है कि किसी दूसरे के नौकरी ना करना पड़े। कुछ पैसे लगा करके एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें ग्राहकों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, माल लाओ और बस बेचना शुरू कर दो। एक ऐसा बिजनेस जिसमें ज्यादा सीखने की भी जरूरत ना पड़े और ग्राहकों की लाइन आपके दुकान पे लगी रहे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही दमदार बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। दोस्तों मैंने ये चैनल सन 2017 में शुरू किया था और तब से लेकर आज तक आप लोगों के लिए हमेशा नया और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज मैं आपको इसी सिलसिले के अंदर एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो अभी तक मैंने इस चैनल पे बनाया नहीं है। दोस्तों, कपड़े का यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे हर इंसान शुरू करना चाहता है, लेकिन शुरू करने से पहले हजारों सवाल आपके दिमाग में आ जाते हैं। जैसे कि आपका नजदीकी जो दुकान वाला है वो कपड़े कहां से लेकर के आता है, सस्ता और टिकाऊ कपड़ा खरीदते कहां से है। दोस्तों, फैशन के इस दौर में ये दुकानदार आखिर ट्रेंडी कपड़े कहां से लेकर के आता है, कौन सा कपड़ा मार्केट में बिकता है और कौन सा कपड़ा डेड स्टॉक बन करके रह जाएगा, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बिजनेस को सक्सेसफुल होने की गारंटी क्या है, इन सभी सवालों का जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप अपना आधा घंटे का समय बुक कर लीजिए और गौर से देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो आपके इन सभी सवालों पर से पर्दा उठाने वाला है। और इन सब को बताने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूं दोस्तों भारत के सूरत शहर में। जी हां दोस्तों, ये सुन करके आप चौंक जाएंगे कि सूरत की ये कंपनी हर महीने 20 लाख से ज्यादा साड़ियां बेचती है। और दोस्तों, आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा अंदरूनी सिस्टम दिखाने वाला हूं इस कंपनी का जो आपको एक कस्टमर से बदल करके और एक बिजनेस ओनर बना सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं सूरत के उसी ब्रांड के पास जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक डिटेल के बारे में। लेकिन इसके पहले दोस्तों कि मैं इस बिजनेस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का शानदार, इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव बिजनेस मैं लेकर के आऊं, इंफॉर्मेटिव बिजनेस आइडियाज जब मैं लेकर के आऊं तो सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ A to Z। आज के समय में क्लोथिंग इंडस्ट्री आई थिंक भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है, और ये सबको पता है कि कोई भी, शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो बिना कपड़े के होगा आज के समय में। ये बड़ा फैक्ट है, शायद हर नहीं, किसी को 100%। हाँ, हर किसी को चाहिए, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो। लेकिन इतने बड़े मार्केट को होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल 2 साल में फेल हो जाते हैं। आपने इतना बड़ा एक्सपोजर लिया है, 1992 से आपने बिजनेस की शुरुआत करी, एंड मैं आपका आगे वहाँ पे बैनर देख रहा था, उस बैनर पे आपकी जर्नी लिखी हुई है A to Z जी। तो उसको देख के मुझे लगता है कि आपने भी शुरुआत जीरो से ही की है, और जीरो से आज अजमेरा ब्रांड को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया।
तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो वो भी शुरू करें तो आपके जैसा नहीं तो कम से कम सस्टेनेबल बिजनेस शुरू कर सकें? एक्चुअली क्या है सर, कारण एक हो जाता है फेल होने का, फोकस्ड रह के व्यापार नहीं कर पाते हैं सर। ओके। मैंने जो देखा है 10 जगह दिमाग लगा के चलते हैं। आप अगर दुकान में हैं तो दुकान में ही आपका दिमाग रहना चाहिए। और दुकान में अगर दिमाग रहता है, आपका ऑफिस में अगर दिमाग रहता है, तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपको इस बात की कि आप फेल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वहां अगर दिमाग आपका रहेगा ना तो उसको ग्रो करने के आइडियाज आपको अपने आप वहीं से निकल के आएंगे सर। ओके। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है तो आईने के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति खुद है सर, और कोई नहीं है। ओके। किसी भी कारणवश किसी दूसरे के फ्लॉप कर देने की वजह से वो फ्लॉप हो गया हो, ऐसा कतई नहीं है सर। वो खुद की गलतियों से इंसान फ्लॉप होता है, और खुद की गलती जब तक आपको पकड़ में नहीं आएगी जब आप उस बिजनेस के अंदर 100% फोकस्ड होके काम नहीं करेंगे सर। ओके। इट मीन्स कि आपका जो मेजर कंसर्न ये है कि आपको सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कौन सा जगह बेस्ट है, मार्जिन कहाँ से मिल रहा है, ये सब कुछ। फिर अंदर अपन घुसते जाएंगे उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। आज सेल करके कोई कमा नहीं सकता है सर। बिल्कुल सही। आज आदमी कमाता है परचेज करके। बिल्कुल। परचेज आपकी जितनी सही होगी उतना ही मार्जिन आपको बचेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एरिया के हिसाब से टेस्ट होता है सर। हिंदुस्तान की एक ये विडंबना कह लीजिए या फिर एक, मैं तो अपॉर्चुनिटी मानता हूं सर। इस अपॉर्चुनिटी है सर। अगर लोकेशन के हिसाब से है तो रीजन में आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर एरिया का अलग टेस्ट है सर। राजस्थान में बिकने वाला महाराष्ट्र में नहीं बिकता है, महाराष्ट्र में बिकने वाला बिहार में नहीं बिकता है। बिल्कुल सही बात। और बिहार में बिकने वाला साउथ में नहीं बिकता है। आप कहाँ पे हैं ये आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको परचेज करना पड़ेगा। और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं सर। डीपली जब आप अंदर जाएंगे तो सारी चीजें इसके ऊपर इफेक्ट करती है आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के अंदर। लेकिन वो सारी चीजें तभी आएंगी जब आप फोकस्ड होके उसके ऊपर काम करते हैं सर। बिल्कुल। जैसे एक स्टोर मैंने खोल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ पैसे लगा दिए, मेरे पास 10-12 लाख है, मैंने डाल दिए, स्टोर खुल गया। बट चीजें क्या होती है, जैसे वो डेविएट कहाँ पे करते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस लिया होगा। आप जब शुरू किए होंगे तो हो सकता है कि आपका भी डेविएशन जा रहा होगा कि अच्छा ये इसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट है, हम इधर भी देख लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं। सर देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर हैं। हमारा तो प्रोडक्शन से लेकर के सेल पॉइंट के ऊपर अगर बात करूं तो पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन होती है हमारी। ओके। पर स्क्वायर फीट कौन सा माल ज्यादा दिन रुक रहा है और बिक रहा है। कोई माल ऐसा है जो 100 दिन आपके पास आके रखा रहता है लेकिन बिक जाता है। कोई माल ऐसा है जो कम प्रॉफिट देता है आपको लेकिन आते ही फास्ट मूवमेंट उसकी होती है। किसी प्रोडक्ट के अंदर आप 1000 रुपया पीस कमा रहे हो और किसी प्रोडक्ट के अंदर आप 10 रुपया पीस कमा रहे हो, लेकिन 10 रुपए कमाने वाला प्रोडक्ट क्वांटिटी बिकता है, बल्क क्वांटिटी। बिल्कुल। तो वो भी आपको फायदेमंद होगा सर। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में देखी जाती है। और सर अगर रिटेल कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपने मेरे स्टोर खोलने की बात कही, जहां तक मैं समझता हूँ आप फ्रेंचाइजी आउटलेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें काम करती है सर। आपका मार्जिन क्या है, आपके पास प्रोडक्ट क्या है, आप कौन से मॉडल में आप बैठे हुए हो। हम कोशिश ये करते हैं कि दूसरे साल में 3 रोटेशन आपके घूम जाए। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है हम दूसरे साल में आपको वहां पहुंचा दें। तीसरे साल में तो आपका स्टोर प्रॉफिट के अंदर आ जाए। 3 रोटेशन आपने घुमा लिए तो आप बीईपी पे आ गए, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। सो जैसे फ्रेंचाइजी स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी स्टोर हैं आज के समय में, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, रिलायंस हो गए, हर बड़े बड़े ब्रांड अवेलेबल है मार्केट के अंदर जी। एक कंसेप्ट आता है यूएसपी का। अगर मैं दोनों ब्रांड को कंपैरिजन करूं, एक चीज मुझे दिखता है, एक नया एंटरप्रेन्योर जब आता है या एक नया बिजनेस करने वाला बंदा आता है तो वो सबसे पहले मार्केट ढूंढ रहा होता है, मार्केट में घुमा होता है, उसके पास बहुत सारे स्टोर दिखे रहते हैं। तो उसमें कुछ एक ब्रांड है जो उसके नजर के सामने आता है, वो उसको देखता है। जैसे रिलायंस ट्रेंड हो गया, टाटा का हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो दिखता रहता है। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो सोशल मीडिया पे उसको हर जगह दिखता है। आपका जैसे ब्रांड है, कोई भी बंदा सोशल मीडिया पर बिजनेस ढूंढ रहा होगा तो मैं 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि उसको आपका कभी न कभी ब्रांड जरूर दिखा होगा।
ये एक चीज आता है। बराबर। सो अब ऐसे में क्या होता है कि उसके लिए एक जगह पे जहाँ पे आपकी स्टोर नहीं है, उसके लिए ये चूज करना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि एक रियल में देख रहा है और एक इंटरनेट पर देख रहा है जो सेंसेशन है। तो ऐसे में वो डिसीजन कैसे चूज ले कि कौन सा हमें चूज करना चाहिए। प्राइस अप पॉइंट व्यू से भी देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा होगा कहाँ पे, अगर उसको प्रॉफिट की अगर बात करें कि उस पर्टिकुलर बंदे को कितना प्रॉफिट होगा, इन दोनों को समराइज करके थोड़ा सा आप इसको बताइए। सबसे पहले क्या है, बंदा ये देखता है मेरी पहुंच में कौन है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी शायद अजमेरा को उतना कोई नहीं जानता होगा जितना रिलायंस या टाटा को जानता है। बिल्कुल सही बात है ना, वो हर जगह दिख जाएंगे, हर जगह दिख जाएंगे। मैं तो सोशल मीडिया पे दिखूंगा क्योंकि मैंने फ्री का मार्केट चूज किया हुआ है। बिल्कुल सर। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं बढ़ा सकता हूँ किसी कीमत पे, है ना। तो मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ, जो फ्री के प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब देख लीजिए, चाहे फेसबुक देख लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे लिंक्डइन देख लीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट मास ऑडियंस तक बेचना है, रिजनेबल रेट के अंदर बेचना है और आगे भी उस तरीके से बेच पाए, इसलिए उन तक मेरी पहुंच जो है मैं अपने आप की इजी रखता हूँ। सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज, जानते सब हैं उनको, ठीक है, लेकिन पहुंच नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। प्लस हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, बड़े घरा बेटी दे दी, मिलबा का सासा ही सासा। ओके, आप समझ पाए होंगे कि बड़े घर में अगर बेटी दे दी ना तो आप मिलने भी नहीं जा सकते हैं उससे। अपनी औकात से बड़े घर में दे दी तो कहाँ मिलने जाएंगे, किससे मिले, क्या मिले। वही सेम चीज ये बड़े ब्रांड के अंदर ऐसा होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर, बहुत इजी, बहुत खुला व्यापार है, बहुत खुला। दूसरी चीज, बड़े ब्रांड से आप जुड़ेंगे तो बड़े ब्रांड के नॉर्म्स बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्म्स रहते हैं, इतने सारे। अपने आप को वो कैसे सेफ रख सकते हैं ना, उस चीज पे वो सारा काम कर डालते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। हम लोग विन विन सिचुएशन देखते हैं सर। सबसे बड़ी चीज, मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर मेरा व्यापारी मुझसे ले जाके 2 पैसा कमाएगा तो वो जिंदगी में मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। मैं एक ही चीज जानता हूं, हमारा फ्रेंचाइजी बेचने का मकसद ही नहीं है। हम अपने नाम को हाइप एक देना चाहते हैं, एक ब्रांड को ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, इसके लिए हम फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। हम फ्रेंचाइजी बेचने के लिए कभी भी किसी मार्केट प्लेस पे या किसी भी उस पे हमने कभी ऐड नहीं चलाया है। हमारे पास कस्टमर, जो हमारे रनिंग कस्टमर है, वो हमारे पास आते हैं और वो हमें कहते हैं सर आपका नाम भी दे दीजिए। माल तो हम आपका ले जा रहे हैं, आपका नाम भी मिल जाएगा तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। मतलब आपके ब्रांड नेम को हाईलाइट करके और वो सेल कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। तो हम फ्रेंचाइजी बेचने नहीं जाते हैं, हमारे पास फ्रेंचाइजी बिकती है सर। और वो इसीलिए बिकती है, वो एक ट्रस्ट है उनको कि मैं मेरे ही जैसे आदमी से, जो आज के 30 साल पहले, 33 साल पहले, जैसा आज मैं हूं या जैसा मैं था 10 साल पहले, 20 साल पहले, मैं ऐसे ही आदमी से अपने आप को जोड़ रहा हूं। 1200 रुपए से नौकरी शुरू करी थी सर मैंने, जब सूरत आया था 1992 के अंदर। ओके। और आज लोगों को वो चीज जब पता लगती है, वो देखते हैं कि 1200 की नौकरी करने वाला 2 लाख रुपए की नौकरी तक पहुंचता है और वहां से छोड़ के अपना बिजनेस शुरुआत करता है। सो आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही बिजनेस की नौकरी सेम मॉडल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के अंदर हमने नौकरी करी। नौकरी करके 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी जब जॉब थी 2011 में, तब मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत करी। तो उनको ऐसा लगता है कि जब एक 11वीं पास आदमी, ज्यादा नहीं पढ़ पाया मैं, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अंबानी जी के पास तो बहुत सारी डिग्रियां होगी, टाटा जी के पास तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, उनकी जो टीम है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज बेच के उनको डिग्रियां दिलवाते हैं, आज ऐसा करवाते हैं। अपने पास वो सब तो है नहीं, और ना अपना बिजनेस ऐसा है कि हम उतना वो करवा पावे। तो हम सीधा सीधी एक Tier 2, Tier 3 विलेजेस या मेट्रो में भी अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ 25,000 रुपए से घर बैठे एक महिला इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। सिर्फ 25,000? सिर्फ 25,000 से। जिसको साग भाजी खरीद, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है सर। हार्वर्ड छोड़िए, आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी आपको पैसा गिनना अगर आता है तो आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं 25 से 30,000 रुपए में। अजमेरा फैशन आपको उतना ही सपोर्ट करेगा जितना 1 करोड़ वाले डीलर को करता है। ऑलराइट।
तो सर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरेट होता है कि जैसे मान लीजिए आप सूरत के अंदर अपना व्यापार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक बंदा बिहार का है, तो हो सकता है कि जो ट्रेंड डिफरेंस है यूपी का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का या अदर जो भी स्टेट्स है उनके, हाँ। तो इसको आप कितना जल्दी कैटर करते हैं? क्योंकि जब तक रीजनल में नहीं जाएगा कोई बंदा, तो अब बिहार वाला बंदा गुजरात का सामान नहीं बेच सकता, गुजरात वाला बिहार वाला नहीं बेच सकता, तो इसको अडॉप्ट कैसे आप करते हैं इतना जल्दी और उन लोगों तक अवेलेबिलिटी कैसे होती है? ये एक रिसर्च का पार्ट है सर। देखिए सबसे बड़ी चीज, और एक चीज मैं देसी भाषा में समझाना चाहूंगा आपको, कोई पेट में से सीख के नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। हमको कौन सिखाता है? हमारा कस्टमर। हमारा कस्टमर आके हमसे डिमांड करता है। मैं बिहार की तो इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि बिहार का तो रात को मेरे को 12 बजे भी आप उठा के पूछेंगे ना कि सर ये साड़ी आप देख रहे हैं बिहार में चलेगी कि नहीं चलेगी, ओके, तो मैं आपको 12 बजे नींद में बोल दूंगा चल जाएगी ले जा, या नहीं चलेगी मत ले जा। ओके, इतना मेरे को बिहार का वो है, क्योंकि बिहार से बिजनेस इतना आपके पास है। 33 साल पूरे बिहार को कपड़ा बेचा है सर। 33 इयर्स पूरा। 19 साल जॉब के अंदर भी, और 14 साल मेरे को अपना बिजनेस किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा बिहार कपड़ा है। लेकिन वही चीज एक डेटाबेस क्रिएट होता है सर। आज तक हैदराबाद के कस्टमर ने हमारे यहाँ से किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा करी है, वो हमारी टीम डेटाबेस के आधार पे हैदराबाद के कस्टमर के सामने 10 चीजें प्रेजेंट करेगी। उन 10 चीजों में से हैदराबाद वाले को 2 लेनी है, 5 लेनी है, 10 लेनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। पर उसके सामने प्रेजेंट वही किया जाएगा जो हैदराबाद में बिकने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल क्या हो गया है, टीवी पिक्चर जो फिल्में हैं उससे क्या हो गया, एक टेस्ट कॉमन भी हो गया है सर। हाँ, लगभग सिंक हो गया है। अक्षय कुमार जी ने या जो साउथ के फिल्म के हीरो ने, किसी ने कोई बेगी स्टाइल पैंट पहन ली है, तो बेगी स्टाइल यूथ के अंदर तो पूरा का पूरा चलेगा। जेनजी तो इसके दीवाने हैं। और आने वाले समय में ये ट्रेडिशनल अगर बात करें तो ये ट्रेडिशनल बेस पे रह जाएगा, बाकी कोई फर्क किसी के लिए भी नहीं रहेगा। ट्रेडिशनल के अंदर जो हमारा काम है वो हमारी रिसर्च टीम पूरा करती है। हर एरिया का रिसर्च टीम अलग रहता है जो इसके ऊपर वर्क करता है। आप अगर हैदराबाद से हैं तो आपसे तमिल में बात करने वाला मेरे यहाँ सेल्समैन भी आपको मिलेगा। ऑलराइट, केरला से हर जोन के हिसाब से आपने सेल्समैन, हर जोन के हिसाब से हर एरिया का लैंग्वेज के साथ साथ टेस्ट सबसे बड़ा वो करता है, जो शुरू में मैंने आपको बताया, जो रिलेशन से बिल्ड करने का काम करता है। बिल्कुल, रिलेशन के साथ, रिलेशन एक बार काम आ सकता है सर। मैं आपको एक बार कपड़ा कैसे भी बेच सकता हूँ मेरी सेल्समैनशिप लगा के, बिल्कुल, लेकिन रिपीट आप तभी आओगे जब आपका कपड़ा आपके काउंटर पे जाके बिकेगा, और वो तभी बिकेगा जब सही चीज आपके ऊपर बिल्कुल सही वहां पे होगी काउंटर के ऊपर। तो वो चीज का हम विशेष ख्याल रखते हैं, और उसको डेवलप करने के लिए पूरी टीम है जो रिसर्च पे जाती भी है, रिसर्च करती है, पूरा आइडिया लेती है सब कस्टमर से, क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस हमारे रहते हैं कि भाई इस एरिया के अंदर अब क्या चीज की डिमांड है। और सबसे बड़ी चीज मैं एक छोटे दुकानदार के लिए बोलता हूँ, छोटे दुकानदार के लिए या बड़े दुकानदार के लिए, किसी के लिए भी, मैन्युफैक्चरिंग लेवल नहीं, जो भी B2C में अगर कोई है तो उनके लिए एक है, कस्टमर को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने कस्टमर को, कस्टमर हर चीज आपको संकेत देता है, आपको बताता है कि भाई क्या चलने वाला है और क्या नहीं चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, जैसे मान लीजिए एक बंदा नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम वो क्लोथिंग इंडस्ट्री में ही आ रहा है। बराबर है। तो ऐसे में उसको जज करना बहुत मुश्किल होगा। एक नया कस्टमर आ रहा है, उसको जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हार्डल होगा ना, स्टार्टिंग में ही बिजनेस जो है वो कस्टमर को रीड नहीं कर पा रहा है वो। सर, कपड़े के बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, आपने 5 बार अपने कस्टमर को डील कर लिया है ना, तो 6ठी बार आप खुद आके मुझे बताएंगे सर ये चीज चलेगी मेरे एरिया के अंदर और ये चीज नहीं चलेगी। अगर आपने फोकस्ड होके उसके सामने बैठ के आपने उसको डील किया है तो अपने कस्टमर को 5 बार मात्र, तो 2, 4, 5 महीने की ट्रेनिंग मात्र आपकी हो जाती है। ये कस्टमर के साथ आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, बातचीत हो जाती है। कोई भी B2C बिजनेस हो, कोई भी B2C बिजनेस, मैं कपड़े के बिजनेस की बात नहीं करता हूँ, किसी भी सेक्टर में आप अपने कस्टमर के टच में अगर हैं तो आपको हर चीज का नॉलेज होगा, कोई रोक नहीं सकता है उस नॉलेज को। और रही शुरुआत की बात, तो शुरुआत में हम, आप मान लीजिए बिहार के पटना से हैं,
तो पटना के लिए अब हमें जो देना है, पटना में जो चलने वाला टेस्ट है वो हम आपके सामने रखेंगे। आप नए हैं और फिर आपका कस्टमर आपको और धीरे धीरे तो डिमांड करता जाएगा, डिमांड करता चला जाएगा। 100% रिजल्ट वैसे रिजल्ट नहीं आता है। आप मेरे यहाँ से 1000 पीस ले जाते हैं तो 1000 के 1000 कभी भी नहीं बिकेंगे सर। बिल्कुल सही बात। कुछ ना कुछ तो डेड स्टॉक होगा आपका। बिल्कुल। बस उस डेड स्टॉक को निकालने का एक तरीका रहता है, वो आपको ध्यान में रखना है और कब निकालना है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका सब काम आराम से स्मूथली हो सकता है। एक प्रॉब्लम और है जेनजी के साथ, स्पेशली जेनजी जो पहले वाले जो जनरेशन है, इवन जो 85 के पहले, तो उनका चूजिंग कैपेसिटी है वो बड़ा लिमिटेड है। उनको पता है कि हम इस तरह से पहनते हैं कपड़े तो हमें यही चाहिए। वो उससे इधर उधर नहीं जा सकते। बराबर। पर जेनजी के साथ एक बड़ा दिक्कत है। वो आज देखेंगे सोशल मीडिया पे ये बंदा इस तरह का कपड़ा पहन रहा है, कल उसको चाहिए, कल चाहिए उसको। और इतना फास्ट मूवमेंट चाहिए इनको कि आज और कल 2-3 दिन के अंदर उनको चाहिए, और बार बार जाके वो दुकानदार से पूछेंगे। तो दुकानदार के लिए तो ठीक है, चलो उसके पास रिक्वायरमेंट आ रहा है वो आपको बता देगा। आपके जगह से उनके पास प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, कितना फास्ट वे में आप लोग उनको पहुंचा सकते हो? सर रिक्वायरमेंट ही हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, उनसे पहले आपके पास ये रिक्वायरमेंट आ जाती है, इतनी रिसर्च टीम आपके पास है? हमारे पास सर सूरत के कितने डिजाइनर हैं कि कपड़ा तो सूरत से ही जाता है ना सर। बिल्कुल सही बात। एक प्रोडक्ट हम बना के रखते हैं, अब उसको उसकी डिमांड क्रिएट करवानी है। कैसे क्रिएट करवानी है? हर एक जो डिजाइनर होता है वो अपने कपड़े बनाता है, डिजाइन क्रिएट करता है, उसमें से उस डिजाइनर को कहीं ना कहीं उसको हिट करवाना होता है, किसी मॉडल के थ्रू, किसी हीरो के थ्रू, किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू, किसी के भी थ्रू। वो जब उसको पहने हुए वो जेनजी देखता है तो उसको चाहता है कि भाई मैं भी यही करूं। अच्छा, मतलब ओरिजिन तो यहीं से शुरू हो रहा है, उसको बाद में पता चल रहा है, उसके पहले प्रिपेयर हो चुका है, तो वो माल उसको वहां पे मिलता है सर। आज बेगी स्टाइल है। बेगी स्टाइल मेरे को लगता है एक 1.25 साल हुआ होगा। ये 2 साल पहले क्रिएट करके हमने बाजार में फेंक दिया था इसको ऑलरेडी। वो तभी स्टाइल आती है सर। स्टाइल पैदा कहाँ से होती है, सोर्स कहाँ है? गंगोत्री पटना में भी आती है, कलकत्ता में भी आती है। गंगोत्री का सोर्स कहाँ है? उद्गम कहाँ पे है जी? वैसे कपड़े का सोर्स जो है ना वो यहीं से होता है। टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया भी अगर बोले ना सूरत को, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और उसमें मास्टरी हम लोग रखते हैं सर। यही तो रिसर्च का पार्ट है। क्वालिटी के साथ साथ फर्स्ट मूवर के साथ साथ फास्ट मूवर भी बनना रहता है। बिल्कुल सही बात है, तभी हम ट्रेंड के साथ खेल पाएंगे। ट्रेंड के साथ खेल पाएंगे सर। अब मैं अपने व्यूअर्स के लिए 5 ऐसी चीजें आपसे जानना चाहता हूँ जो सक्सेस की गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको इतना हेल्प कर सके, कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस की शुरुआत करें, उनके दिमाग में ये बात जरूर आ जाए कि यार हम इस शुरू करेंगे, इन 5 पॉइंट्स को कैटर करके तो सक्सेस हो ही जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं 5 की जगह 6 बताऊंगा आपको जी। और इन 6 का निचोड़ भी फिर एक पॉइंट में आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल सर। हमारा जो काम है, हम जिन पॉइंट पे काम करते हैं उसमें 3 T और 3 R, ये हमारा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट रहता है। 3 R में हम करते हैं रेट, रेंज और रेस्पेक्ट। ओके। मैंने पहले भी ये बोला है, आपका कस्टमर भगवान है, आपका कस्टमर गॉड है, उसकी आप सुनिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। आप अपने कस्टमर को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो कस्टमर टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात। पहला आर रेट, दूसरा आर रेंज। रेट आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए, रेंज आपके एरिया के हिसाब से होनी चाहिए। ओके। रेट, रेंज और रेस्पेक्ट, ये 3 चीज आपके बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं 3 T के ऊपर। तीनों T का एक ही मतलब है, ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। पहला ट्रस्ट खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर। आपको विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही, कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा ट्रस्ट है, आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके पीछे है, जो स्रोत है आपके पीछे, उसके ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है। आप अजमेरा से जुड़ रहे हैं, 100% विश्वास है तो ही जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए, ठीक है। तीसरा ट्रस्ट है ऊपर वाले के ऊपर, उसके ऊपर आपको विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, डगमगाहट जिंदगी भर बनी रहेगी सर। वो डरता ही रहेगा, डर बना रहेगा। इसलिए मैं एक सबसे बड़ा सजेशन, किसी भी फील्ड का कोई भी बिजनेस करे, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भगवान को अपना पार्टनर बना लो।
ओके 1% का बना लो, 10 का बना लो, 2 का बना लो, 5 को बना जितना लो, अफोर्ड कर सकते हो अफोर्ड उतना कर बना लो। सकते हो। आपने 10 लाख कमाया है, 1 लाख भगवान के लिए। आपने 1 करोड़ कमाया है, 1% आपने रखा है, तो 1 लाख भगवान के लिए। आप जो भी करते हो, जैसा भी करते हो, उसमें भगवान को पार्टनर बना लो। इतना बड़ा पार्टनर आपको मिल गया तो आपकी दुकानदारी को पीछे तो कोई ले जा ही नहीं सकता है। वो तो 100% प्रॉफिट के अंदर रहेगी। मैं बहुत बिलीव करता हूँ सर ऊपर वाले में, और आज जो भी कुछ हूँ उसकी बदौलत हूँ। मैं शरणागत हूँ उसके। मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते उसको निकलता हूँ कि हे भगवान, आज हो सकता है दुकान पे काम ज्यादा है, ऑफिस में काम ज्यादा है, मैं तेरे को भूल जाऊँ और तू मेरे को मत भूलना। और रात को जब जाके सोता हूँ शांति से, तो एक प्रार्थना करके उसको बोलता हूँ, मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी क्षमता थी, मेरी जितनी हिम्मत थी, मैंने शिद्दत से ये काम कर दिया है। अब जो तेरे को देना हो वो तू जान। और मजे से सोता हूँ सर, शांति से। ओके, उसी की बदौलत आज ये सब कुछ है सर। दैट्स ग्रेट। ये आप लोगों को भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो पावर है, गॉड पावर है, वो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है आज अगर कोई इतना सक्सेसफुल है अपने इंडस्ट्री के अंदर, वो इन चीजों में ट्रस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी आप भगवान के साथ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए तो कर ही लेना चाहिए। 100% कर लेना चाहिए। जो भी आपका मन बनता हो, जो भी लगता हो, और उस पैसे को आपको किसी सेवा में, किसी भगवान को ही लेने तो आएगा नहीं आपकी पार्टनरशिप, है ना। सबसे पहले आपका भाई अगर परेशान, आपके परिवार में कोई परेशान है, तो सबसे पहले उसको दे दें। आपका परिवार सक्षम है तो उस पैसे को आप अपने समाज में, आप किसी गरीब आदमी को दे दें। फिर आप किसी शहर में कोई और परेशान लगता, किसी भी तरीके से आप उसको किसी जरूरतमंद के लिए उस पैसे को उस काम में लगा दें, वो भगवान तक पहुंच जाएगा उसका हिस्सा। ओके सर, एक प्रॉब्लम आता है नए बिजनेस वालों के लिए, जिन्होंने अभी जल्दी शुरू किया। आपने कहा 25,000 रुपये में आप बिजनेस शुरू करवा देते हो। 25,000 रुपया किसी ने रखा, आपके पास आ गया और बोलता है कि सर मुझे बिजनेस शुरू करना है, 25,000 रुपये मेरे पास है। उसको ये कैसे पता चलेगा कि कितना प्रीमियम सेगमेंट में जाना है, कितना % इन्वेस्टमेंट प्रीमियम सेगमेंट में करना है, कितना % इन्वेस्टमेंट ओल्ड सेगमेंट में करना है, सो दैट कि जेनजी भी आए तो भी वो सर्व कर सके, और ओल्ड लोग आए, पुराने ट्रेंड को मानते हैं, वो भी आपके यहाँ से लौट के ना जाए। देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। 25,000 रुपए में सेगमेंट की तो बात आ ही नहीं सकती है। 25,000 रुपए में आप जेनजी को भी बुला लें, ओल्ड सेगमेंट को भी बुला लें, ऐसा नहीं हो सकता है। 25,000 आपकी हिम्मत खोलने के लिए एक अमाउंट बताई गई है, आपको ढाढ़स बढ़ाने के लिए कि आप बिजनेस कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 25,000 रुपए में आप घर से बिजनेस कर सकते हो। क्विक स्टार्ट दे सकते हो, क्विक स्टार्ट दे सकते। हाँ। मन में डर रहता है जी लोगों के कि भाई मैं कहीं पैसा लगाऊंगा और डूब गया तो मेरा क्या होगा। तो ये उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक 25,000 की अमाउंट से घर से शुरुआत करने के लिए बिजनेस बताया गया है, जिसमें आप सेगमेंट वाइज तो जा ही नहीं सकते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ करके आप 80-100 साड़ी ले जा सकते हैं, 80-100 सूट ले जा सकते हैं, सिर्फ कोई भी एक सेगमेंट। हाँ, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा साड़ी ले लिए, थोड़ा सा सूट ले लिए, थोड़ा सा कुर्ती ले लिए, थोड़ा सा अंडरगारमेंट्स ले लिए, थोड़ा सा आपने मेंस वेयर ले लिया, थोड़ा सा किड्स वेयर, वो नहीं कर सकते हैं 25,000। आप फैमिली स्टोर कर रहे हैं तो बात अलग है सर। तो 25,000 एक शुरुआती आपको हिम्मत देने के लिए, वो चिंगारी दिखाते हैं ना, हाँ, चिंगारी दिखाने के लिए, उसमें सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड होके आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। उसमें भी आपके आजू बाजू सबसे पहले जो लोग रहते हैं आपको उनको इन्फॉर्म करना है। आपके रिलेशन वाले, आपके यार दोस्त जो हैं, आपको उनको इन्फॉर्म करना है। आपकी सोसाइटी में जो आते हैं, आप किसी किटी पार्टी से जुड़े हुए या कहीं से भी, किसी भी तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं, सोशल मीडिया पे आप पहुंच बना सकते हो। वहां पे ले जा करके आप 25% 30% तक का मार्जिन ऐड करके आराम से अपने कपड़े को बेच सकते हैं। अब इसमें सेगमेंट तो रहा ही नहीं गया कि मैं, हाँ, इसमें सेगमेंट तो रहा ही नहीं। अब आती है बड़ा, किसी ने 10 लाख रुपए लगा करके दुकान खोली है, तो उसके जरूर ये कंफ्यूजन रहेगा, हाँ, कि मैं 10 लाख रुपए की लगा रहा हूं तो इसमें प्रीमियम सेगमेंट कितना रखूं और वो कितना रखूं। ये थोड़ा सा सर क्या है, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आप गांव देहात में हैं सर,
ठीक है, तो आपको वहाँ का आजू बाजू का रिसर्च थोड़ा करना पड़ेगा कि भाई मेरे आजू बाजू में जेनजीज ज्यादा हैं या ट्रेडिशनल वियर वाले ज्यादा हैं, या क्योंकि जेनजी ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। जेनजी भाषा ही मेट्रो की है सर, या शहरों की है। बिल्कुल सही। गांव देहात के अंदर तो ये गांव में तो ऐसा है नहीं, उनको तो पता ही नहीं होता कि जेनजी क्या होता है। हाँ, ये चीज आपको थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट रहता है, वो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। साड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है, साड़ी, सूट और कुर्ती ये 12 महीने बिकने वाली चीज है सर वुमेन्स वियर में। वुमेन्स वियर इसलिए बोल रहा हूँ पुरुष वर्ग नाराज ना हो जाए, लेकिन पुरुष संतोषी आदमी होता है सर। आप अलमारी में खोल के देखेंगे ना तो आपको पैंट शर्ट आपके कम मिलेंगे, और अगर आपकी शादी हो गई है, हो ही गई होगी, बाल बाल सब उड़ गए हैं आपके, तो भाभी जी की कितनी साड़ियां हैं आप बता दीजिए। परसेंटेज में तो ज्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल तो क्यों ना जिस चीज की ज्यादा डिमांड है हम उसी पे दिमाग लगाएं, है ना। तो उस सेगमेंट में जाएं, वुमेन्स वियर के सेगमेंट के अंदर जाएं आप, और वहां पे जाकर के आप अपने एरिया में रिसर्च कर लें थोड़ा सा, क्या जेनजी लगता है, मिलेनियल ज्यादा है या जेनएक्स ज्यादा है, बहुत सारे कैटेगरी आ गई मतलब है। तो टेस्ट समझ लो अपने एरिया का, समझ लो एरिया और का, फिर कस्टमर आपके पास को डेटा पकड़ तो लो। है ही। हम आपके एरिया को डिफाइन करके टेस्ट देंगे, बिहार में बिकने वाला आपको देंगे, लेकिन आजू बाजू में खरीदने वाले ग्राहक कौन है वो तो आपको करना बिल्कुल पड़ेगा। आप वहां से थोड़ा सा रिसर्च करके ले आइए, डेटा से आप उनको पूरा गाइड कर देंगे, पूरा गाइड कर। तो यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट जो है आपको मिल जाएगा। अब एक बात आती है, एक तो चलो छोटे से नाम से शुरुआत कर लिया, किसी ने ब्रांड को यूज कर लिया, पर एक फैमिली स्टोर खोलना चाहता है अपने एरिया में जो एकदम हाई फाई हो, रिलायंस ट्रेंड जैसे कुछ ऐसा, मॉल अजमेरा ट्रेंड जैसे एक बड़ा सा स्टोर खोलना चाहता है। जी। तो उसका इन्वेस्टमेंट लमसम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और वो प्रॉफिट कितने टाइम में जनरेट करने लग जाएगा, आरओआई उसका कितना होगा, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आप मुझे दे दीजिए। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर फ्रेंचाइजी स्टोर्स है तो मैंने आपको बताया तीसरे साल के अंदर वो प्रॉफिट में आ जाता है। दूसरे साल के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 रोटेशन उसके पूरे घूम जाए, तो वो ब्रेक इवन पे आ जाता है। ये हमारा रेशियो। इस रेशियो के अंदर हम अगर प्रॉफिट की बात करें कैलकुलेशन की, तो घर से एक जो लेडीज काम करती है हमारे जनरल प्रोडक्ट बेच के विदाउट किसी फ्रेंचाइजी के, वो 20, 25 और 30% तक आराम से मार्जिन कमाती है सर, जो घर पे सेल कर रही है, घर पे सेल कर रही है। हाँ, और वही आपने जैसा बताया कि मॉल बना लिया है, बड़ा जैसा शोरूम बना लिया है, तो वहाँ पे 100% तक प्रोडक्ट हमारे ऐड होके बिकते हैं। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर भी सर, पोजीशनिंग भी डिपेंड करती है, कहाँ पोजीशन है, क्या प्रोडक्ट है। आज लहंगे की अगर बात करूं तो 400%, 500% तक का मार्जिन ऐड होके बिकता है। मैं किड्स वियर की अगर बात करूं तो उसके अंदर 300% तक का मार्जिन ऐड होके बिकता है सर। तो वो कैलकुलेशन साइड हो जाती है। कस्टमर बेस मजबूत आप बनाइए। आपकी अभी बात हो रही थी अपनी ही कि डेड स्टॉक जो अगर रुक जाए उसकी, तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करे वो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत, क्योंकि हम लोग भी अभी ई कॉमर्स सेगमेंट में हैं ऑलरेडी, और हेल्थ एंड फिटनेस का प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। तो वहां पे ये एक बड़ा चैलेंज आया है कि कोई नया प्रोडक्ट कोई इंट्रोड्यूस करता है और वो सेल नहीं होता है तो वो रह जाता है। तो इन दोनों में अब जो बंदा लेके आ रहा है प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा तो डेड स्टॉक में ही रह गया। तो इसको प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस पर आप। अब देखिए, यही सूरत की खूबसूरती है सर। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आप वाले प्रोडक्ट की एक्सपायरी लिखी रहती है ना, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में। खाने पीने की चीज है तो मेरे ख्याल से 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते उसके एक्सपायरी। लेकिन हमारे सूरत का प्रोडक्ट जो है ना, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। और डेड स्टॉक की कैलकुलेशन आप 2 कस्टमर मना करके गए आपके, या 3 कस्टमर मना कर गए तो आप डेड हो गया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मानना है। जो आज नहीं बिका है वो 2 महीने बाद भी बिक सकता है, 2 महीने बाद नहीं बिका है 4 महीने बाद भी बिक सकता है। हो सकता है फेस्टिव सीजन में उसकी डिमांड आ जाए। सीजन में ये आपने कैलकुलेशन करनी है सारी वहां पे, और सब कैलकुलेशन हो जाएगी 6 महीने में, तो सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। बस शुरुआत में ये ध्यान रखना है कि 2-3 महीने अगर किसी प्रोडक्ट को नहीं पकड़ा है, आप 3 बार मेरे से कपड़ा खरीद के लेके गए, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ले जाया हुआ कुछ कपड़ा ऐसा है जो अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा है, ठीक है, तब आपको
उस प्रोडक्ट को डेड स्टॉक मानना है कि ये बिकने थर्ड वाला टाइम है के थर्ड टाइम के बाद। क्योंकि शुरुआत में ही आपको किसी ने आपने दुकान करी, फर्स्ट टाइम आप मेरे से माल लेके गए और माल ले जाए आपने सामने रखा किसी के, 100% बिल्कुल बिकने वाला नहीं है सर। कपड़े की ये खास बात है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका जैसे ही 25-50 हजार का कपड़ा बिकता है आपको रिफिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कस्टमर, अभी आप नए हो, आपके पास कस्टमर बेस कम है, आपका कस्टमर महीने भर बाद वापस घूम के आता है, तो उसको ये कतई फील नहीं होना चाहिए कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जो स्टॉक लाके रखा था वो का वही आज भी पड़ा हुआ है, दोबारा तो कुछ लाया ही नहीं है। तो उसकी रिफिलिंग बहुत जरूरी है। और कपड़े के अंदर सबसे ज्यादा मैटर करती है रिफिलिंग। कौन से समय पे कब हमको कपड़ा ला करके व्यवस्थित रखना है, थोड़ा रखना है कि ज्यादा रखना है। 4 महीने तक कोई स्टॉक का मोमेंट नहीं होता है, 4 बार तक आप मेरे पास घूम गए हैं, उसका मोमेंट नहीं होता, तब उसको डेड स्टॉक मानना है। और उस डेड स्टॉक को भी आपको घर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है सर। तो फिर कैसे मैनेज करें? उसको स्कीम निकाल दीजिए सर। ओके, आपने देखा होगा अप टू 50% ऑफ, अप टू 90%, 50 + 50% ऑफ। ओके, हाँ जी, चलता है। आपने देखा है ना? हाँ जी, हाँ जी। जितने भी ये बड़े स्टोर्स हैं, ये सब डेड स्टॉक निकालने का तरीका ही, कोई घर से कुछ नहीं देता है भाई साहब। बिल्कुल सही बात है, घर से क्यों देगा कोई। और डेड स्टॉक निकालने के लिए अब आप फ्रेश पे तो सेल निकाल नहीं सकते हो सर। ये आपके बाहर दुकान पे एक नया ऐड करने का तरीका है, सेल अप टू 50%। जब आपका एक रनिंग कस्टमर वहां से, जो किसी और के साथ बंधा हुआ है, वो वहां से निकलते हुए देखता है ना, सेल लगी हुई है, महिलाओं को इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और यार एक बार देखते हैं तो ये आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो हम तो दुआ करते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी डेड स्टॉक भी हो जाना चाहिए। हाँ, डेड स्टॉक हो कि वो ऑफर आए और कम से कम कस्टमर अवेयर हो जाए। नए कस्टमर अट्रैक्ट होता है सर इस चीज से। और जब आता है, आप किसी बड़े स्टोर के अंदर चले जाइए, आपने देखा होगा फ्रेश भी आया हुआ माल पड़ा रहता है, डेड स्टॉक भी साइड में लगा रहता है, सब लगा रहता है। उस पे स्कीम है, इस पे किसी तरीके की स्कीम नहीं है। ये सब चीजें थी, ये तरीका है निकालने का। 2 पे 1 फ्री कर दिया, 1 पे 1 फ्री कर दिया, या डिपेंडिंग क्या प्राइसिंग रेंज, क्या प्राइस रेंज है, सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उस तरीके से आप अपने डेड स्टॉक को क्लियर कर सकते हो बिना किसी नुकसान के। आप फर्स्ट टाइम में 100 पीस ले गए, आपने 90 पीस बेच लिए, 10 पीस बिना नफे के आपने बेचे, तो आपका प्रॉफिट तो आपके घर में रह गया सर। बस यही तरीका है डेड स्टॉक को निकालने का। ओके सर, एक फाइनल वर्ड मैं आपसे सुनना चाहूंगा और अपने दर्शकों को, कि जो भी नए बिजनेस वाले हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अब ग्रेजुएशन करे हुए हैं, अब वो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसको एक क्लियर मैसेज क्या देना चाहते हैं? लास्ट वर्ड आपसे मैं जानना चाहूंगा। बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाइए। हमारे पेरेंट्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम हमेशा यही सिखाते आया है, नौकरी करना है, आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, हाँ, A++ ग्रेड लाइए, और एक अच्छी सी कंपनी के अंदर नौकरी कर लीजिए, शादी कीजिए, बच्चे हो गए, आपकी जिंदगी पूरी हो गई। ये मानसिकता चेंज करनी है। ये आज के यूथ को भी मैं कहना चाहूंगा, ये मानसिकता मत, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पापा कहते हैं, जब मैं सूरत आया था तो मेरे पापा ने कह के भेजा था मेरे को, बेटा काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, तू भले ही तेरे शहर का मोची बनना, लेकिन तेरे जैसा मोची दूसरा नहीं होना चाहिए शहर के अंदर। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नौकरी मत कीजिए, सीखने के हिसाब से कीजिए। 10 लोग और कैसे आपके नीचे रह के या आपके साथ रह के रोजगार कर सकें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। बस यही मेरा आप लोगों से कहना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को शेयर करने के लिए। और अभी तक आप भी एक बिजनेस की तलाश में हैं और एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल सर का और कंपनी का डिटेल जो है वो हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहाँ पे चाहें तो विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ब्रांड्स को देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, तो स्काई इज योर लिमिट, यू कैन स्टार्ट।